हाँ तो बच्चों, आज जो है डे 22 है और आज टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। टॉपिक्स मैं एक बार पढ़ के सुना दूं, जैसा कि जो है हर वीडियो में मैंने किया। इलेक्ट्रिक करंट है, करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर एंड डायमेंशन डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। पहले काम करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो सब के सब एक डायरेक्शन में एकजुट होकर के एक ही दिशा में फ्लो कर रहे हैं। जब भी कभी ऐसा होता है तो यहाँ पे करंट का निर्माण होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। अगर ये विंड पार्टिकल्स हैं तो ये एयर करंट हो जाएगा, और पानी के हाइड्रो पार्टिकल्स हैं तो ये वाटर करंट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए आ जाए तो कहा जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, I बराबर Q अपॉन T। बहुत छोटी सी बात है, I बराबर Q अपॉन T, यहीं से जो है करंट की बात शुरुआत होती है। यूनिट इसका एम्पियर होता है या कूलम पर सेकंड होता है, और इसका नेचर स्केलर होता है, और डायमेंशन इसका A होता है, और इसका जो दिशा होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की दिशा होती है, इसलिए इसको वेक्टर मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। और इसका दिशा पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की, और एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो आल्सो, कीप इट इन माइंड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। और एक बात करेंगे, अगर ये चार्ज जो है फंक्शन हो जाए टाइम का, तो I बराबर dq अपॉन dt हो जाएगा। यानी कि अगर q बराबर कहा गया है 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, I1 पूछा गया है, तो dq अपॉन dt बराबर हो जाएगा 4t प्लस 3, ये I हो गया। और I1 पूछा गया था, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि ये 7 एम्पियर हो जाएगा। और इसी तरीके से इसकी उल्टी बात भी आ जाएगी, यानी कि Q बराबर इंटीग्रेशन I dt हो जाएगा। यानी अगर हमें करंट पता है, चार्ज निकालना है, तो ये रास्ता रहेगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। I बराबर हमसे कहा गया कि ये t स्क्वायर है, और कहा गया 2t स्क्वायर है, या 3t स्क्वायर है, और कहा गया है t1 बराबर 1 सेकंड से t2 बराबर 2 सेकंड के बीच में चार्ज फ्लो निकालिए जरा। तो Q बराबर हमें करना पड़ेगा I dt, यानी कि 3t स्क्वायर dt, और लिमिट 1 से 2, तो ये 3t क्यूब बाई 3 हो गया, 1 से 2। यहाँ पे टी क्यू बचेगा, ये 8 माइनस 1, यानी कि ये 7 कूलम चार्ज यहाँ पे फ्लो कर गया बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। करंट निकालने के भी रास्ते और बरकरार रहेंगे, उनको भी जरा देखते रहें। और करंट फ्लो, करंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में भी आपसे एक सेंटेंस की बात कर लें कि अगर यहाँ पे मेटल है तो मेटल में चार्ज कैरियर का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। गैसेस में और लिक्विड्स में ये काम आयंस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों। सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे ये काम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स करते हैं। अगर ये सुपर कंडक्टर है तो ये काम इलेक्ट्रॉन के पेयर करते हैं। अब यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो Q बराबर अगर Ne है तो I बराबर हम चाहें तो Ne अपॉन T लिख सकते हैं, N बराबर IT अपॉन E लिख सकते हैं। और यहाँ पे एम्पियर की इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन आने वाली है। एम्पियर की इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन क्या कहती है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी कि अगर 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो बहने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है। अगर ये गैसेस की बात होगी तो I बराबर N प्लस ई अपॉन टी प्लस N माइनस ई अपॉन टी ऐसा हो जाएगा।
और ये एक्चुअल करंट कही जाती है, फिजिकल करंट या एक्चुअल करंट कही जाती है। करंट निकालने के रास्ते अभी और भी आते रहेंगे। यहाँ पे ये कहा गया है एक्स है, वाई है, ये चार्ज है, ये टाइम है, ये चला गया है ग्राफ कहेंगे। इसका स्लोप जो आएगा वो हो जाएगा tan फाई बराबर हो जाएगा dq/dt, और यही हमें देगा क्या, करंट के बारे में। ये बातें हो रही हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट निकालने के रास्ते अभी और आएंगे, और वो रास्ता ये है V बराबर आई आर है तो I बराबर V/R, ये एक रास्ता और हुआ करंट का। P बराबर I²R होता है तो I बराबर √P/R, ये भी एक रास्ता हो जाएगा करंट का। करंट निकालने के ये रास्ते बरकरार हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बहुत प्रकार के प्रभाव होते हैं। हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, वगैरह वगैरह। तो ये बातें हुई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के लिए। बात हम लोग को करनी है अब जरा करंट डेंसिटी के लिए। तो अब जो है देख रहे हैं बच्चों आप करंट डेंसिटी के बारे में, जिसको हम शो करते हैं जे से, और इसकी डेफिनेशन सुनेंगे। फ्लोइंग करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, जे से शो करते हैं। और फॉर्मूला इसका J बराबर I/A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका नेचर याद रखेंगे वेक्टर है। J बराबर I/A है, वेक्टर है तो फिर इसकी दिशा की भी बात होगी, कहेंगे बिल्कुल बात होगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक काम और सीखना चाहते हैं, वो ये है कि ये तो एरिया वेक्टर हो जाएगा। मान लीजिए करंट ऐसी जा रही है, तब क्या हो जाएगा, कहेंगे तो फिर J बराबर I/A cos थीटा लेना होगा। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी है, हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको क्वांटिक थ्योरी ऑफ गैस में बता चुका हूँ कि ये सब रैंडम मोशन करते हैं, आपस में जो है इधर उधर भागते रहते हैं, जिगजैग, अनसर्टेन, अनडिफाइंड डायरेक्शन में टकराते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं टकराव से ये तीनों डेफिनेशन निकलती है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको VD से शो करते हैं, और इसका ऑर्डर याद करो 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, थर्मल स्पीड होती है, तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे 10⁹ टाइम्स होता है। ये VD है। मीन फ्री पाथ कहा जाएगा। ये एवरेज स्पीड गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, average distance traveled by an electron between two successive collision is called as mean free path। फॉर्मूला ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, kT/√2p πd² के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल T टेम्परेचर, P प्रेशर, D डायमीटर, वहां पे kTg में ये डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल था, यहाँ पर डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग जो है लैम्डा से शो कर रहे हैं। ये VD हो गया। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज शोन बाय τ, और कहा जाएगा एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो लैम्डा बराबर VD इनटू τ ही होता है। लैम्डा बराबर VD इनटू τ है। अब बात आ रही है ओम्स लॉ की और रेजिस्टेंस की। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, आप एक की बात करेंगे तो दूसरे की बात न करें, ऐसा संभव नहीं होता। रेजिस्टेंस की जब आप बात करते हैं तो हमेशा एक ही परिभाषा होती आई है कि किसी भी बहती हुई फिजिकल क्वांटिटी के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन जो बनता है उसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट है तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मल करंट है तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज को देख करके जो है पैदा होता है। जब भी कहीं पे कोई मूवमेंट होना होता है तो ये अपने आप ही प्रोड्यूस हो ही जाता है। ये रेजिस्टेंस की बात हुई। और अब जरा समझ लिया जाए कि ये पैदा होता कैसे है। जब भी कभी कोई करंट फ्लो करती है तो हमेशा अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से होती है।
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटल की बात कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन है, आपस में टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आयन से टकराते हैं, आयन कवरिंग से, जो कवर है कंडक्टर का उससे टकराते हैं। ये सब भी कवर से टकराते रहते हैं और ये पैदा करते हैं हीट का फॉर्म, और वो जो हीट होती है वही रेजिस्टेंस का, वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रूप ले लेता है। अब यहीं पे बात लगी हुई आती है ओम्स लॉ की। इसका कहना है कि अगर फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर, pressure, volume and temperature are kept constant, then ratio of applied potential difference and flowing current will remain constant. तो R बराबर V अपॉन I कहा जाता है, R बराबर V अपॉन I कहा जाता है, और यही R बराबर ml अपॉन n स्क्वायर ए टॉ होता है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है। और ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी चीजें, सारी चीजें जो हैं ये कांस्टेंट रहा करती हैं। दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं क्या, ओम्स लॉ के बारे में। ओमिक एंड नॉन ओमिक की जो है बात की जाएगी तो कहा जाएगा कि ऐसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं नाम देते हैं ओमिक कंडक्टर। सर्किट है तो ओमिक सर्किट, और अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक सर्किट हो जाएंगे। अगली बात आएगी यहाँ पे, अगर ये ओमिक है तो ग्राफ इनका ऐसा आएगा, और ये आवश्यक नहीं है कि ये एंगल 45 हो, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा हो गया, और यहाँ पे ये भी थीटा हो गया, ये डेल्टा V हो गया, ये डेल्टा I हो गया, ये A, B और C हो गया। tan थीटा बराबर निकालने जा रहे हैं, यानी कि स्लोप निकालने जा रहे हैं, यानी कि AB अपॉन BC निकालने जा रहे हैं। डेल्टा V अपॉन डेल्टा I है। अगर ये हर जगह पे सेम चल रहा है तो कहा जाएगा ये कांस्टेंट है, ये ओमिक है। और अगर ऐसा नहीं है, ये नॉन ओमिक अगर चल रहा है तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस इसको कहना चाहिए। डायनेमिक का मतलब हो गया ऐसा रेजिस्टेंस जो लगातार बदल रहा है, लगातार उसकी वैल्यू बदलती जा रही है। लगातार बदलने वाले बस ग्राफ, इसको छोड़ करके, ऐसा ग्राफ छोड़ करके कैसा भी ग्राफ हो सकता है, ऐसा कुछ भी ग्राफ होगा तो ये हो जाएगा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फिजिकली नेगेटिव चीज है, ये बिल्कुल फ्रिक्शन की तरीके से है मैकेनिक्स के, तो ये फर्दर मैथमेटिकली नेगेटिव नहीं होता है। हम लोग को जो है बच्चों देखना है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, और ये सवाल 2 साल पहले नीट में आ चुका है, और ये बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आता है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर ये कोई सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पहला कलर A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D है, तो ये जो D है ये टॉलरेंस है, उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस है। सिल्वर है तो 5%, गोल्ड है तो 10%, नो कलर है तो 20%, और यहाँ जो भी है ये A यहाँ रख दिया जाएगा, B यहाँ रख दिया जाएगा, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। R बराबर AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D। नाम इनको याद करने का तरीका, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से इनको याद किया सकता है। शुरुआत ब्लैक से होती है, ब्लैक से थोड़ा सा कम शेड आएगा तो ब्राउन आ जाएगा, और फिर बहुत कम शेड ब्लू आ जाएगा। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, येलो, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर भी आते हैं। ये इनके कलर कोडिंग के लिए जो है हमको नंबर दे रखे गए हैं। जो नंबर है उससे एक कम नंबर आएगा। पहला नंबर है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, जो मल्टीपल आएगा वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये इन नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सीखा भी क्यों ना जाए कि अगर ये ऐसा बना हुआ है, ये पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, हम ये वाला कलर मान लीजिए ले लेते हैं, ये सिल्वर है, और ये मैंने ले लिया है ये ऑरेंज है। पहला वाला कलर ऑरेंज है, दूसरा वाला हम ले लेते हैं ये ग्रीन है, और तीसरा वाला कलर हम ले लेते हैं ये रेड है।
अब इसका रेजिस्टेंस बताइए, तो R बराबर, ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए नंबर हमको जो दिया गया है वो 3 है, 3 रखिए। फिर हमारे पास ग्रीन है तो ग्रीन के लिए हमको नंबर दे रखा गया है 5 है, तो ये 35 हो गया। 10 की पावर यहाँ पे हमको ये ग्रीन है तो ग्रीन के लिए 5 है। और फिर ये रेड है तो रेड के लिए यहाँ पे 2 दे रखा गया है, तो 2 हो गया। और प्लस माइनस ये सिल्वर है तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस 5% है। 5% का मतलब हो गया ये 5% इतनी वैल्यू का ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। ये तरीके से आप इसको रेजिस्टेंस को और इनके ऑर्डर को याद रहे। जिस क्रम में रेजिस्टेंस आया है उससे एक नंबर कम उसका रेजिस्टेंस का मल्टीपल नंबर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हमें जो है रेजिस्टेंस थोड़े कम थोड़ा ज़्यादा वैल्यू को, इफेक्टिव वैल्यू को कम ज़्यादा करना है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन वाली बात आएगी। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास कोई सेल हो गया, की हो गई, ये V हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, R1 और R2 हो गया, V हो गया, यहाँ पे बहने वाली करंट I हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1, यहाँ पे V2 हो गया। कहेंगे आप V बराबर V1 प्लस V2 लिखें, IR1 प्लस IR2 लिखें और ये IRS लिखें। RS बराबर R1 प्लस R2 लिखें और RS के बारे में ध्यान रहे तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे भी बड़ी वैल्यू आने वाली है यहाँ पे नेट वैल्यू। V1 और V2 का अगर रेशियो पूछा जाए तो कहेंगे साहब ये R1 R2 के रेशियो में पोटेंशियल गिरेगा। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर में भी हम लोग पावर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, P बराबर I स्क्वायर R, तो P1:P2 अगर पूछा जाएगा तो ये भी हो जाएगा R1:R2, क्योंकि P बराबर I स्क्वायर R लगाने जा रहे हैं हम। और दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये फिर से हमारे पास एक सेल और ये की हो गया, सेल हो गया, की हो गया। और पैरेलल में जानते हैं ना कि पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा और करंट का बंटवारा हो जाएगा, करंट का बंटवारा हो जाएगा। तो यहाँ पे I करंट हो गया, A हो गया, B हो गया, यहाँ पे ये R1 R2 हो गया, ये I1 और ये I2 हो गया। टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो I बराबर I1 प्लस I2। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे V, यहाँ पे V, तो ये V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और ये V अपॉन RP हो गया। तो 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है और RP इज लेस देन R1 एंड लेस देन R2 हो जाएगा। और यहाँ पे करंट का ड्रॉपिंग का रेशियो क्या होगा, कहेंगे 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2। पावर के लिए फॉर्मूला यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R लगाना पड़ेगा, तो P1 इज टू P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इज टू। अब हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और इसके प्रूविंग वाला फॉर्मूले पे आ रही है R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉप। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा क्या चीज, कहेंगे RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी बढ़ेगा तो काम करने में जो समय लगेगा वो कम हो जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। तो और R के साथ में रिलेशन देखिए तो ये इनवर्स है, यानी कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ये मेटल की बात हो रही है, मेटल में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला भी बनता है RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी, और अल्फा जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जिसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन है। और ये अल्फा होता है पॉजिटिव फॉर मेटल्स, पॉजिटिव फॉर मेटल्स है, और यही ये नेगेटिव हो जाएगा फॉर सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस की जो है एक फॉर्मूला आपको और बताएंगे, T बराबर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। R0 is resistance at 0 degree centigrade, R100 is resistance at 100 degree centigrade and RT is resistance at अननोन टेम्परेचर। वही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। एक और बात यहाँ पे करेंगे, अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक मेटल है और एक सेमीकंडक्टर है, उसको आप गर्म या ठंडा कर रहे हैं और नेट रेजिस्टेंस बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जितना रेजिस्टेंस मेटल का बढ़ रहा है उतना ही रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का घट जा रहा है। और जब आप इस कंडीशन पे आते हैं तो ये R1 अल्फा 1 बराबर R2 अल्फा 2 हो जाता है। एक आप मेटल के लिए मान लो, एक आप सेमीकंडक्टर के लिए मान लो, क्योंकि अल्फा मैंने बताया भी आपको पॉजिटिव है फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव है फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली बात हुई। अब हम यहाँ पे डायमेंशन के डिपेंडेंसी की बात करेंगे। डायमेंशन की डिपेंडेंसी कैसे आएगी ये पूछा जाए। कहेंगे अभी फिर से फॉर्मूले पे आ जाइए, R बराबर ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टॉ है। 6 चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। 6 में से 4 चीजें जो हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, M, N, E और टॉ। कंडक्टर के लिए आपको दिखाई पड़ेगा तो सिर्फ लंबाई और उसका एरिया दिखाई पड़ेगा। तो अगर ये दो कंडक्टर अलग अलग हैं, ये L1 है, L2 है, A1 है, A2 है, तो यहाँ पे समझ ले सर कि ये जो R बराबर आया हुआ है रो L अपॉन A, रो बराबर M अपॉन N E स्क्वायर टॉ, ये है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर और इसका उल्टा होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गया और इसका यूनिट होता है महो इंटू मीटर इनवर्स। रो 1 रो 2 है तो R1 अपॉन R2 बराबर रो 1 अपॉन रो 2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1 है। अब मामला ये है कि अगर हमने किसी वायर को लेकर के उसको स्ट्रेच आउट कर दिया है, खींच दिया है तो R प्रोपोर्शनल टू L नहीं बल्कि L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 बराबर L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारे पास ये एक वायर था और इसका हमने दोनों सिरों को मिला दिया है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर हो जाएगा और R1 अपॉन R2 बराबर A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर हो जाएगा। वायर है, शेप सिलेंड्रिकल होगा ही होगा, ये पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पावर 4 हो जाएगा और ये R1 पावर 4 और ये R2 पावर 4 हो जाएगा। ये डायमेंशन की डिपेंडेंसी है। और आज के लेक्चर की आखिरी चीज जो आ रही है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर करके। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, और कहा जाएगा किसी सर्किट में हमें कोई यूनिट चार्ज फ्लो कराना है तो कितना होगा वहां पे वर्क डन, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा, उसका रेट ऑफ इंट्रोडक्शन पावर हो जाएगा। तो V बराबर W अपॉन Q हो गया तो W बराबर QV हो गया, Q बराबर IT बराबर अगर मैं यहाँ पे V अपॉन R रख दूंगा तो ये V स्क्वायर अपॉन R इंटू T हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमसे कहा गया है कि कितनी हीट पैदा हुई है ये आपको कैलकुलेट करना है, तो W बराबर मैंने आपसे कहा था JH होता है, J मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो H बराबर QV अपॉन J यानी कि 4.2, ये सब जूल में है, ये सब कैलोरी में आ जाएंगे। VIT अपॉन 4.2, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, V स्क्वायर अपॉन RT और ये 4.2 ऐसा आ जाएगा। और पावर के लिए जब आप बात करोगे
तो पावर के लिए W अपॉन टी हो जाएगा, P बराबर W अपॉन टी, तो P बराबर हो गया QV अपॉन टी, P बराबर हो गया VIT अपॉन टी, यानी कि V बराबर I R रख दें तो ये I स्क्वायर R, I बराबर V अपॉन R रख दें तो ये V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। पावर के फॉर्मूले सारे मिला करके रखे जाएं तो I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R, ये तब लगाना चाहिए जबकि I कांस्टेंट है या कॉम्बिनेशन के नाम पे सीरीज है। ये तब लगाना चाहिए जबकि पोटेंशियल कांस्टेंट है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। V कांस्टेंट है या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये नेट जनरेटेड पावर है, नेट जनरेटेड पावर है, नेट जनरेटेड पावर है ये। और VI नेट जनरेट हुआ और ये पावर डिसिपेशन हो गया, पावर का नुकसान हुआ। तो पावर यूजफुल जो है, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं तो आपके हफ्ते इतना पावर लगा, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं तो इतना जनरेट हुआ और इतना डिसिपेट हो गया, तो ये VI माइनस V स्क्वायर अपॉन R हो गया। आपको यहाँ पे एक बात और बतानी थी कि पावर में भी कॉम्बिनेशन की बात चलती है और पावर कैपेसिटर लॉ फॉलो करता है। यानी कि अगर दो इमर्शन रॉड को अगर हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो ये जो पावर डेवलप करेंगे वो P1 प्लस P2, सीरीज में अगर इनको ऐड पावर इन पैरेलल P1 प्लस P2, सीरीज में P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। और अगर इमर्शन हीटर पानी गर्म करने का काम कर रहा है तो पावर अगर कहीं पे ज्यादा हो जाएगा तो टाइम कम हो जाएगा, तो टाइम फॉर पैरेलल हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, यहाँ पे टाइम कम निकलेगा। और यहाँ पे टाइम सीरीज में जब आएगा तो पावर कम हो गया है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो पावर भी फॉलो करता है कॉम्बिनेशन और टाइम भी फॉलो करता है कॉम्बिनेशन। पावर फॉलो करता है कैपेसिटर लॉ जबकि टाइम फॉलो करता है रेजिस्टेंस लॉ। इस तरह से हम लोगों ने डे 22 में इतनी सारी चीज़ों को देखा। उम्मीद है आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा करके घर में इन सारे वीडियोस को। एंजॉयमेंट वाली बात को यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि आप लोग को पढ़ना होता है। पढ़ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बोरिंग भी लगता है। अगर आपको लगता है कि साहब जो है ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो यही इनका मकसद है, उद्देश्य है, एम है, और ये अपने आप में सफल हो रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।